धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता मात्र नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय अच्छा रवैया बनाए रखने की क्षमता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मिलकर जताया वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए आभार। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर जताया भरोसा। यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की व्यापक समीक्षा बैठक। यमुना की सफाई और कायाकल्प के लिए भविष्य की योजनाओं पर की गई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैठक में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा निर्धारित करने के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर जताई चिंता। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एनक्लेव में राज्यसभा प्रशिक्षुओं के छठे बैच को किया संबोधित। बोले, भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। कहा, भारत के संविधान ने केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को दी है अभियोजन से छूट। संस्कृत केवल प्राचीन परंपरा की भाषा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैचारिक स्पष्टता का माध्यम है, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जयपुर स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को कर रहे थे संबोधित। कहा, विद्यार्थियों को संस्कृत के राजदूत के रूप में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का पूरी दुनिया में करना चाहिए प्रचार प्रसार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में CRPF की रहेगी सबसे बड़ी भूमिका। बोले, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक लाल आतंक फैलाने का सपना देखने वाले नक्सली आज केवल 4 जिलों तक हो गए हैं सीमित। मध्य प्रदेश के नीमच में CRPF दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। CRPF के 2264 कर्मियों द्वारा देश की सुरक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें दी श्रद्धांजलि। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नए वक्फ कानून को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया, साथ ही इसे ऐतिहासिक कदम बताया। प्रतिनिधिमंडल में व्यापारिक नेता, पेशेवर, चिकित्सक, शिक्षक और दाऊदी बोहरा समुदाय के विभिन्न प्रमुख प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये लंबे समय से उनकी मांग थी। समाज के लोगों ने कहा कि ये बदलाव उनकी लंबे समय से की जा रही मांगों में शामिल था और इससे उनका सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर भरोसा जताया और कहा कि ये फैसला सभी समुदायों की तरक्की को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने देश में हो रहे सकारात्मक बदलावों की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दाऊदी बोहरा समाज के योगदान की सराहना की और कहा कि सरकार हर समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज 75 साल में पहली बार ये कह सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर बोहरा कम्युनिटी के एक सेक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया। सर, वी आर क्वाइट हैप्पी। हमने हमारी बात भी PM साहब को पूरी तरह रखी। ही वॉज पेशेंट, उन्होंने हमारी बात सुनी। ही वॉज हैप्पी टू मीट अस एंड सो आर वी। सर, आज जब हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, PM साहब ने मेजोरिटी को तो साथ में रखा है। PM साहब माइनॉरिटी और माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को भी नहीं छोड़ते और वो उनका साथ लेके, बल्कि उनके परेशानी को अपनी परेशानी समझ के चलते हैं। आई थिंक साहब कि ये जो लीडर का विजन है, और मैंने ऐसे ही आज प्रधानमंत्री जी को मुझे मौका मिला तो मैंने ये बात कही है, कोई भी आदमी कोई भी फील्ड में हो, आज की तारीख में साहब बात सच्ची ये है कि वो आदमी को अपने फील्ड का मोदी बनना है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है और पिछले हफ्ते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने
पार्लियामेंट में आपने फरमाया कि माइनॉरिटी के अंदर जो माइनर है उनके लिए ये वक्फ का कानून बना है और हम अपने आप को वही मानते हैं। माइनॉरिटी के अंदर माइनर वो हम हैं माइनॉरिटी में, और इस कानून का हमें फ़ायदा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये स्टेप लिया है खास करके हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, तो इसके लिए हम आज प्राइम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए आए। राजकोट मेरा नेटिव प्लेस है और गुजरात में हमारी बहुत सी वक़फ़ की प्रॉपर्टी है जिसमें एनक्रोचमेंट हुआ है। जैसे उन्होंने खुद एग्जांपल दिया, जैसे कि पाटन, तो हम चाहते हैं ये वक़फ़ एक्ट से हम उम्मीद करते हैं कि हमको रिलीफ मिले। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का काम और तेजी से होगा। दरअसल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उन्होंने यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए 3 महीने, 1.5 साल और 3 साल की समय सीमा के साथ योजना बनाने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही सफाई कार्य की रियल टाइम निगरानी करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने पेयजल की समस्या दूर करने के लिए पानी की बर्बादी रोकने पर भी जोर दिया। यमुना नदी की सफाई के लिए एक व्यापक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान को तैयार किए जाने की योजना है। इसे राजधानी के मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने यमुना को जन आंदोलन का स्वरूप देने और जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने छठ पूजा के दौरान यमुना किनारे नागरिकों को बेहतर अनुभव देने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में छठे राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता की। आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 अभिन्न अंग हैं। संविधान में तीनों शाखाओं के कार्य और अधिकार क्षेत्र विस्तार से बताए गए हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे क्षेत्र में संक्रमण करने की कोशिश करते हैं तो संवैधानिक संकट की स्थिति बन जाती है। हाल के दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जो दुविधा पैदा करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी न्यायपालिका की भूमिका और पारदर्शिता की कमी पर गंभीर चिंता जताई है। उपराष्ट्रपति निवास में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के 6वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के घर से नकदी मिलने के आरोप के मामले पर कार्रवाई और जांच में पारदर्शिता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? संविधान में अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिले विशेष अधिकार का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। Not for a moment I will ever say that we must not give premium to innocence. Democracy is nurtured. Its core values blossom. Human rights are taken at a high pedestal when we believe in innocence till the guilt is established. And therefore I must not be misunderstood for casting aspersions on any individual. But then, in a democratic nation,
purity of its criminal justice system defines its direction. Investigation is required. Boys and girls, no investigation under law is in progress at the moment. Because for a criminal investigation, the initiation has to be by an FIR, First Information Report. It is not there. It is law of the land that every cognizable offense is required to be reported to the police. And failure to do so, failure to report a cognizable offense is a crime. Therefore, you all will be wondering why there has been no FIR. The answer is simple. An FIR in this country can be registered against anyone, any constitutional functionary, including the one before you. One has only to activate the rule of law. No permission is required. But if it is judges, their category, FIR cannot be straightway registered. It has to be approved by the concern in judiciary. But that is not given in the Constitution. Constitution of India has accorded immunity from prosecution only to the Honorable President and the Honorable Governors. So how come a category beyond law has secured this immunity? Because the ill effects of this are being felt in the mind of one and all. Every Indian, young and old, is deeply concerned if the event had taken place at his house. The speed would have been electronic, rocket. Now it is not even a cattle cart. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जांच, अन्वेषण और छानबीन के विरुद्ध कोई अभेद्य कवच नहीं है। संस्थाएं पारदर्शिता के साथ जांच होने के साथ फलती फूलती हैं। There is a committee of 3 judges investigating the matter. But investigation is domain of the executive. Investigation is not the domain of judiciary. Is the committee under Constitution of India? No. Is this committee of 3 judges having any sanction under any law emanating from Parliament? No. And what can the committee do? Committee can at the most make a recommendation. Recommendation to whom? And for what? The kind of mechanism we have for judges, the only action finally that can be taken is by the Parliament. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते हैं जहां अदालतें राष्ट्रपति को आदेश दें। उपराष्ट्रपति का ये बयान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें राष्ट्रपति से विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा निर्धारित करने की बात कही गई है। My worries were at a very highest level. I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India
is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oaths to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. उपराष्ट्रपति ने कहा कि समय आ गया है कि हमारी तीनों संस्थाओं विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जरूर विकसित होनी चाहिए। सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। I have no doubt Parliament cannot script a judgment of a court. I have no doubt about it. Parliament can only legislate and hold institutions, including judiciary and executive, accountable. But judgment writing, adjudication is the sole prerogative of judiciary, in as much legislation is that of the Parliament. इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रशिक्षुओं से भारत की गौरवपूर्ण विरासत, दुनिया में भारत की बढ़ती साख, भारतीय संसदीय प्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में भी संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गौरवशाली संस्कृत भाषा के शाश्वत महत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये केवल हमारी प्राचीन परंपरा की भाषा नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैचारिक स्पष्टता का माध्यम है। जयपुर में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज जब भारत योग, आयुर्वेद और दर्शन के माध्यम से विश्व में सम्मान प्राप्त कर रहा है और ऐसे समय में संस्कृत को नई पीढ़ी से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। देश के अंदर भारतीय संस्कृति की भाषा, संस्कृति को और संस्कृत भाषा को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करें। संस्कृत भाषा के बारे में आप सब जानते हैं कि ये भाषा प्राचीनतम भी है, आधुनिकता का परिप्रेक्ष्य भी है और वैज्ञानिकता का भी अनुभव हम संस्कृत भाषा में करते हैं। संस्कृत भाषा से देश की नहीं दुनिया की अधिकतम भाषाओं का उद्गम स्थल अगर है तो संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत के बड़े विद्वानों, आचार्यों के साथ बैठकर वेद उपनिषद को वर्तमान पीढ़ी को किस तरीके से ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ा जाए, वेद की जटिलता को
उसकी कठिनाइता को किस तरीके से सरल भाषा में पहुंचाया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी प्राचीन विरासत पर गर्व करे, भविष्य के अंदर हमारे वेद विज्ञान उपनिषद की सहज सरल भाषा से भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ सके, उसके लिए माननीय गुलाब कोठारी जी यहाँ विराज हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जब विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में संस्कृत पर शोध हो रहे हैं, तब भारत में भी इसे नवाचार, तकनीक और डिजिटल युग से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा योग को तकनीकी दृष्टिकोण से पढ़ाने, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। भारत की भाषा संस्कृत, उसकी विविधता, उसकी वैज्ञानिकता इतनी गहरी है कि दुनिया के अंदर चाहे योग हो, चाहे योग के साथ विज्ञान हो, चाहे आयुर्वेद हो, उस सब की कहीं न कहीं जन्मदाता है तो संस्कृत भाषा है। और इसीलिए हमारे जितने भी विद्वान महापुरुष रहे, मनीषी रहे, उन्होंने अपनी किताबों को अपनी भाषा में, मूल भाषा तो संस्कृत थी, उसका धीरे धीरे सभी भाषाओं में उसके बदलाव के साथ, वर्तमान पीढ़ी के साथ उन्होंने उस भाषा में रूपांतर हुआ। लेकिन आप जितने भी विद्वान देखेंगे, जितने भी महापुरुष देखेंगे, उन महापुरुषों ने सबने भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाली संस्कृत भाषा के अंदर लिखा है। उसके एक दो के भावार्थ में वैज्ञानिकता के साथ बहुत अर्थ निकलते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है और हम सबको संस्कृत भाषा पे गौरव है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिस भाषा से दुनिया की अधिकतम भाषा का उद्गम हुआ है। कोटा में उद्योगों और उद्यमिता को प्रोत्साहन और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आज से 3 दिवसीय एमएसएमई एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। यह एक्सपो कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। 18 से 20 अप्रैल तक इस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। हम आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों से 200 से अधिक एमएसएमई इकाइयां इस एक्सपो में हिस्सा लेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा बनते हुए अमित शाह ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के योगदान की चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब भी कोबरा बटालियन के जवानों के नक्सलियों की तरफ बढ़ने के समाचार मिलते हैं तो नक्सलवादियों की रूह कांप जाती है। देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण है जो आपके ही बल पर इस देश ने लिया है। बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में
सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अनेक अवसरों पर सीआरपीएफ ने देश की आन बान और शान की रक्षा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ और पुलिस बलों के शहीदों की स्मृति में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर उनके बलिदान का सम्मान किया है। 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की। इसीलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं। और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीआरपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ। इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।